अस्सलाम वालेकुम। 9 फिजिक्स एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 2 3 की कर ली, अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किए। द फोर्सेज दैट एक्ट अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड। वो फोर्सेज जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं उनको कौन सी फोर्सेज कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेज, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, लाइक परपेंडिकुलर फोर्सेज, अनलाइक परपेंडिकुलर फोर्सेज। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं। फिर कहता था पेयर ऑफ unlike parallel forces having different lines of force produce dash। आपको कह रहा है एक ऐसा पेयर जो unlike parallel forces का है और वो different lines जो हैं force की produce कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? टॉर्क, इक्विलिब्रियम, कपल या ट्राइंगल। सो आपको पता होना चाहिए ये एक कपल की डेफिनेशन है। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड डैश फोर्सेज। हेड टू टेल रूल को हम यूज़ कर सकते हैं कितनी फोर्सेस को ऐड करने के लिए? कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 या सिर्फ 4। तो याद रहे कितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो उन सबको हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं। सो एनी नंबर इज द राइट आंसर। ग्राफिकल मेथड इज यूज फॉर एडिशन ऑफ डैश डायमेंशनल वेक्टर्स क्वांटिटीज। आपको बताना है ग्राफिकल मेथड जो यूज़ होता है हम उसको यूज़ करते हैं एडिशन के लिए कौन से डायमेंशनल वेक्टर के लिए? तमाम के तमाम कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। सो याद रहे आपका आंसर है तीनों डायमेंशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1 2 3। सो इसलिए आंसर जो है ऑल है। साइन थीटा का आपको फॉर्मूला बताना है क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। फिर कॉस का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। सो याद रहे कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। देन टेंजेंट का पूछा गया है, तो टेंजेंट का भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। कहता है एक फोर्स है 15 न्यूटन की और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ। आपको बताना है जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, फोर्स दी हुई है 15 न्यूटन की और थीटा दिया हुआ 60 डिग्री का। आपको बताना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो याद रहे एफ और थीटा आपको दिया है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं एफ एक्स को और वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं एफ वाई को। एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, जबकि एफ वाई का फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा। अब चूंकि इसने आपसे एफ वाई पूछा है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, तो आप एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा का मतलब एफ की जगह 15 लिखेंगे, देन साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे। साइन 60 की आप वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी आपके पास 0.866। उसको जब आप फिर फॉर्मूले के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो आपके पास एक आंसर निकल आएगा, डैट इज 13 न्यूटन। ठीक है? एफ वाई का फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा, एफ 15 है, फिर साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे 0.866 आ जाएगी। आप उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ तो वो 13 बन जाएगा। आपको कहता है एफ एफ इक्वल्स टू 15 न्यूटन एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपको कहता है अगर फोर्स 15 न्यूटन है और एंगल जो है 60 डिग्री है, तो आपको बताना है एफ एक्स क्या होगा। सो देखें एफ एक्स का मतलब वही आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है, एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं एफ कॉस थीटा के फॉर्मूले से। एफ आपको दिया हुआ है 15 न्यूटन और थीटा आपको दिया हुआ है 60। तो कॉस 60 की वैल्यू जब आप निकालेंगे डैट इज 0.5। तो 15 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। फिर आपको कहता है एफ एक्स 3 न्यूटन है और एफ वाई 4 न्यूटन है, तो आप बताइए रिजल्टेंट फोर्स एफ जो होगी वो क्या होगी। सो आपको पता होना चाहिए एफ एक्स और एफ वाई अगर कंपोनेंट आपको दिए हों उनकी मदद से आप रिजल्टेंट एफ वेक्टर जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सो आप क्या करेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 25। बट याद रहे ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट जब 25 का निकालेंगे तो आंसर आएगा 5 न्यूटन। अब आपको कहता है एफ एक्स अगर 100 न्यूटन है और एफ वाई भी 100 न्यूटन है, तो आपको बताना है एंगल जो है वो क्या होगा। याद रखिएगा एफ एक्स और एफ वाई सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, और वो सिर्फ क्या है कि जो आपका एंगल है वो 45 डिग्री का होगा। अगर थीटा 45 होगा तो एफ एक्स और एफ वाई हमेशा बराबर होंगे, ये आपको लाजमी याद रखना है।
ठीक है, और कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें ये दोनों बराबर हों। तो आपको कह रहा है एफ भी अगर 100 और एफ भी 100 है, ज़रूरी 100 नहीं है, ज़रूरी है दोनों एक जैसे हैं। जब एफ और एफ हमेशा एक जैसे होंगे तो एंगल हमेशा आपका 45 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपको लाजमी याद रखनी है। इसका सबसे ज़्यादा चांस है ये आपके पास वैल्यू, यानी ये MCQ आपके पास आएगी जिसमें आपको एंगल 45 पूछेगा या एंगल 45 देकर वैल्यू पूछेगा। देखें, एक मैंने ये MCQ बताई, अब नेक्स्ट जो है या तो ये नहीं आई तो ये पक्की आ जाएगी। कहता है FX 50 न्यूटन है और थीटा 45 डिग्री है, तो बताइए FY क्या होगा। तो देखें, मैंने अभी आपको बताया एंगल जब भी 45 होगा FX और FY हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब FY कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री का कमाल है, क्योंकि आप साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू जब भी निकालेंगे वो एक जैसी आती है, 0.707। तो इट मीन्स अगर FX 50 और थीटा बता दिया 45 है, इट मीन्स FY हमेशा वही होगा जो FX है, यानी 50 न्यूटन आपका आंसर। फिर कहता है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ डैश। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी या मोमेंटम होगा। सो आपको पता होना चाहिए 0 एक्सेलरेशन होगा तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। फिर कहता है व्हेन अ बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड देन रिलीज्ड इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डैश इक्विलिब्रियम। कहता है एक बॉडी को जब आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे और वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है, उसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल या सुपर इक्विलिब्रियम। तो याद रहे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। फिर कहता है बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट। कहता है अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे तो उसके बाद जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होता है? हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, बेस पे होगा या ऑल और ट्रू। सो याद रहे लोवेस्ट पोजीशन पर होता है इसके। When a body slightly tilt and does not return back to its previous। अब कहता है बॉडी को दोबारा से आपने थोड़ा सा उसको आपने टिल्ट किया और उसके बाद जो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आया प्रीवियस, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर कहता है बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट। अब दोबारा कहता है अगर थोड़ा सा अनस्टेबल की बात कर रहा है, अनस्टेबल ही है लेकिन आप जब उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होगा? हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, लोवेस्ट पर होगा, बेस पर होगा या और ट्रू है? तो याद रहे हाईएस्ट पर होगा। फिर कहता है बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखा, याद रहे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की भी एक MCQ 100% आएगी। तो ये मैंने जो 3-4 एग्जांपल अभी बताए इनमें से कोई एक पक्की आएगी। अब बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट डैश। एक बॉडी जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसका जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होगा? याद रहे अगर बेस पर होगा तो वो हमेशा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय। जो आपका जो बंसन बर्नर होता है उसको स्टेबल आप किस तरीके से करते हैं? आपके पास ऑप्शन आ गए, बेस एरिया बढ़ाने से या बेस एरिया कम करने से, मास इसका बढ़ाने से या लेंथ इसकी बढ़ाने से। सो आपको याद रखना है इसका जो बेस एरिया है उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो ये स्टेबल रहेगा। राइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू। जो रस्सी के ऊपर चलता है एक शख्स, वो अपने हाथ में जो एक लंबा सा पोल लेके जाता है। वो क्यों ऐसा करता है? उससे उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है यानी रेज हो जाता है, उठ जाता है, या लोअर हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करता है। सो याद रहे अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने के लिए वो हाथ में जो रॉड होता है या जो भी पोल होता है उसको रखता है। स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज इंक्रीज बाय। जो एक रेसिंग कार होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस तरीके से बनती है? इंक्रीजिंग इट्स हाइट, डिक्रीजिंग इट्स हाइट, डिक्रीजिंग इट्स वेट, रेजिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो याद रहे आप जब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर कर देंगे नीचे की, यानी लोअर का मतलब उससे नॉर्मली बॉडी स्टेबल हो जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर, ठीक है। एस या एच मीन्स, यहाँ पर मैंने एस या एच लिखा है, इसका मतलब एस का मतलब सॉलिड हो, एच का मतलब होलो। सॉलिड का मतलब ठोस होगा, होलो का मतलब अंदर से खोखला होगा। तो ये दोनों के लिए कंडीशन मैंने एक साथ लिख दी। हो सकता है आपके पास लिखा है सिलेंडर जो है सॉलिड है, या हो सकता है लिखा है यूनिफॉर्म सिलेंडर जो है वो होलो है। तो दोनों है, दोनों के लिए सेम होता है। अब जो टॉपिक कर रहे हैं इससे भी एक MCQ लाजमी इंशाल्लाह उम्मीद आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की MCQ लाजमी एक आएगी और वो आपसे किसी भी एक चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ लेगा। तो अब यूनिफॉर्म सिलेंडर का पूछ रहा है आपसे,
या यूनिफॉर्म रोड, दोनों में से हम किसी की भी बात करें, रोड या सिलेंडर दोनों की अगर बात करें तो ऑप्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट या एट सेंटर। तो याद रहे मिड पॉइंट पर होता है, ये आपको याद रखना है, चाहे वो रोड हो चाहे ये सिलेंडर हो, दोनों के लिए मिड पॉइंट होता है। फिर आपको कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड या होलो स्फेयर, यानी स्फेयर गोल चीज़ों को कहते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर शेप, दोबारा कहता है सर्कुलर शेप हो या कोई स्फेयर हो, स्फेयर वही गोल चीज़ों को कहते हैं, बॉल को कह सकते हैं। और याद रहे फिर मैं बता रहा हूँ सॉलिड और होलो दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, मिड पॉइंट या सेंटर। तो याद रहे सेंटर पर होता है सर्कुलर चीज़ों का या स्फेयर टाइप की चीज़ों का। फिर कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शीट। अब यूनिफॉर्म आपको बता रहा है स्क्वायर शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पर होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस या एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो याद रहे आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर होता है एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शीट के लिए। फिर कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस या एट सेंटर। तो याद रहे ट्रायंगल की बात कर रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ट्रायंगल के लिए मीडियंस के इंटरसेक्शन के लिए होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो हमने 4 से 5 अभी 5 तकरीबन एमसीक्यू डिस्कस किए, इन 5 में से भी एक इंशाल्लाह लाजमी आपकी एमसीक्यू आ जाएगी। फिर कहता है वॉल हैंगिंग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ऑब्जेक्ट्स लाइंग इन रेस्ट ऑन द ग्राउंड आर सम एग्जांपल्स ऑफ डैश इक्विलिब्रियम। ये सारी जो एग्जांपल्स लिखी हुई है ये आपको किस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल नज़र आ रही है, पैरेलल इक्विलिब्रियम की, परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम की, डायनामिक या स्टैटिक। तो सारी चीज़ें स्टैटिक या रुकी हुई हैं, इसलिए ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको बताना है फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या होती है। सम ऑफ पी 0, सम ऑफ वी 0, सम ऑफ टॉर्क इज टू 0, सम ऑफ एफ इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन है तो सम ऑफ एफ इक्वल्स टू 0 होता है, तमाम फोर्सेस का सम होता है 0 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपको सेकंड कंडीशन बतानी है, तो याद रहे सेकंड कंडीशन होती है सम ऑफ टॉर्क्स, यानी जो तमाम टॉर्क्स सम का जो तमाम के तमाम टॉर्क्स जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं उसका सम क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसको कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर कहता है एक पैराट्रूपर मूविंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी सेटिस्फाइज डैश कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक पैराट्रूपर जो पैराशूट पहन के छलांग लगाता है और वो जो है नीचे की तरफ आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से, वो सेटिस्फाई करता है कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है, इन तमाम फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है तमाम को एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं, तमाम के इफेक्ट्स को एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, सम ऑफ एफ इक्वल्स टू 0 हो जाता है वहाँ पर। फिर कहता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड डैश। जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसी भी फोर्स का उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ए और बी दोनों आंसर सही हैं या कोई भी नहीं है। तो याद रहे द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, या इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी आप कह सकते हैं, यानी ए और बी दोनों आंसर सही हैं। टॉर्क डिपेंड करता है किस पे, मास और फुलक्रम पे, मास एंड वेलोसिटी पे, फोर्स एंड फुलक्रम पे, फोर्स एंड वेलोसिटी पे। तो याद रहे ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, फुलक्रम एंड फोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर कहता है ऐसा यूनिट जो टॉर्क का है वो क्या होता है। तो देखें ऐसा यूनिट जो टॉर्क का होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, इसमें से कोई भी यूनिट नहीं होता, सिर्फ न्यूटन मीटर जो है टॉर्क का यूनिट होता है। काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन एज। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स हमने अभी बात की, टॉर्क को कहते हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कहता है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एक तो घड़ी की डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती है वो कहलाती है क्लॉकवाइज, और दूसरा कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज या उसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। यानी घड़ी की डायरेक्शन जिस तरह सुइयों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वो ऊपर की तरफ घूमती है, यानी घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन के ऑपोजिट जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में जो टॉर्क होता है उसको हम कौन सा टॉर्क कहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कहते हैं, या उसको सुपर टॉर्क कहते हैं। तो याद रहे काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होगा पॉजिटिव टॉर्क, जबकि क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टॉर्क कहते हैं।